वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कवनीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। और जैसा कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी कर रहे हैं एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के रिलेटेड पहले भी कुछ वीडियोस में डाल चुका हूं और हम कर रहे हैं गीता वीआर की बुक सॉल्व कर रहे हैं एट्थ क्लास की मैथ्स की। और हमने इससे पहले 1.4 एक्सरसाइज तक सारा कुछ सॉल्व कर दिया है। जो मेरी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखें, वहां से समझें मैं क्या करवा रहा हूँ, कैसे हो रहा है। देन आफ्टर दैट यू कैन इजीली गेट थ्रू कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल पा रही है देन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में वीडियो में भी दिखाता हूँ, यहाँ पे होता है शो, और बाद में यहाँ पे पूरी वीडियो में लिखा रहता है। तो जैसे मर्जी आप कर दीजिए, नंबर मेरा आपके पास पहुंच जाता है, तो आप मुझसे वहां से पूछ सकते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं आफ्टर एक्सरसाइज 1.4, वो टॉपिक जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो आपका इस बार तो यूज होना ही है एट्थ क्लास में, नेक्स्ट क्लासेस में दैट इज द 9th क्लास, उसमें भी यूज होगा, एज इट इज यूज होने वाला है। तो आपने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है, आपकी नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगा। इसको करने के हमारे पास बुक में 2 या 3 मेथड्स अलग अलग दिए हुए हैं, बट मैं आपको बताऊंगा, एक ही मेथड बताऊंगा और इजीएस्ट मेथड होगा वो, बस उसी को याद कर लेना। कहीं पे भी अगर रैशनल नंबर कितने भी फाइंड आउट करने को बोले गए हैं आपको, इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत कभी नहीं आ सकती, ठीक है। सो लेट्स डू द टॉपिक। सबसे पहले रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। हमारे पास कोई भी ऐसे ना 2 रैशनल नंबर्स गिवन होंगे। 3 तरीके के हो सकते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जहां तो ऐसे हो सकते हैं लाइक एक 2 है और दूसरा 3 है, ये भी रैशनल नंबर है ना, मतलब जिसका डिनोमिनेटर है ही नहीं। जहां कह लो कि जिसका डिनोमिनेटर 1 1 है, जिसका डिनोमिनेटर है ही नहीं, जहां तो ऐसा कह लो कि नीचे शो नहीं हो रहा है बट वो क्या है, हिडन है। हिडन क्या है, 1 है, क्योंकि हमें पता है हर एक के नीचे 1 होता है। एक केस तो ऐसा हो गया जिसमें डिनोमिनेटर या तो हम कह सकते हैं नहीं है, जहां कह सकते हैं कि 1 है, जहां पे दिख नहीं रहा, जहां पे नहीं, जहां पे कुछ नहीं लिखा तो दैट मींस 1 होता है ना, हमको पता है। दूसरा केस होता है एक जिसमें हमें एक डिनोमिनेटर कोई भी दिया होता है और वो डिनोमिनेटर सेम होता है दोनों रैशनल नंबर्स का, व्हेन दे हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। तीसरा एक केस होता है हमारे पास जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इसके बीच में, इसके इन दोनों जो भी रैशनल नंबर्स हमें दिए जाते हैं इनके बीच वाले कोई भी रैशनल नंबर्स पूछे जाए कैसे निकालने हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मान लेते हैं हम, उन्होंने कहा हमें कि 5 रैशनल नंबर्स, और जहां इसमें इस केस में 5 कर लेते हैं, इस केस में मैं 6 कर लेता हूं, इस केस में 2 कर लेते हैं। चलो इस केस में 5 रैशनल नंबर्स मान लो कि उन्होंने बोला है कि 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दीज 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें बोला है 6 और इसमें बोला है 2। ओके, तो आपने क्या करना है, जितने भी बोले गए हैं नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, उससे आगे वाला देखो इजी नंबर आपके पास कौन सा आता है। इन 2 केसेस के लिए बेसिकली देखना है, पहले उस केस के लिए थोड़ा सा पहले डिफरेंट करना, बाद में सेम चीज होगी। तो इन दोनों केसेस में देखो, ये तो 5 नंबर्स पूछे गए हैं। 5 के बाद आपको इजीली किसका टेबल आता है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, जिसमें बिल्कुल गलती नहीं हो, कौन सा है, इजी वाला 10। तो मैं अगर आपकी जगह पे होऊंगा तो मुझे पता है 5 के बाद इजी जो टेबल मेरे को बहुत इजीली आता है वो है 10। मतलब कि जितने भी फाइंड आउट करने को बोले गए हैं उससे आगे वाला कोई एक इजी टेबल वाला नंबर आपने ढूंढ लेना है। जैसे कि मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं 10। तो ऐसे केस में जहां पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो कैसे करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर्स। बोथ नंबर्स का मतलब क्या हुआ, दोनों नंबर्स जो हमारे पास ये दोनों है, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। किसके साथ, जो मेरे को जिसका टेबल इजीली आता था, आफ्टर जितने पूछे गए उसके आगे वाला। बोथ नंबर्स बाय, नंबर्स रह गया, बोथ नंबर्स बाय, मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। वैसे आप 6 के साथ भी कर सकते हैं, 7 के साथ भी, 8 की, 9 भी, या 10 ज्यादा के साथ भी कर सकते हैं, बट इजी वाला, ज्यादा दूर मत जाइए। आप 6 के साथ भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप इजीली वो भी हो जाएगा, बट 5 के साथ नहीं करना। जो पूछा गया उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, उससे आगे वाला कोई भी एक इजी
नंबर ले लेना जिसका टेबल आपको इजीली आता हो। वो क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई और 10 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि मैंने बोला दोनों नंबर्स को, मतलब मेरा पहला नंबर उठा लिया मैंने, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। तो क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं नीचे 1 लिख दूंगा। 2 इंटू 10 20 और 1 इंटू 10 20। तो ये मैंने 10 ही क्यों चूज किया, उसका कारण ये है इसका मल्टीप्लीकेशन इजी है और गलती होने के चांसेस 0% रह जाते हैं। मैं इसकी जगह पे 6 भी ले सकता था। अगर मैं 6 लेता यहाँ पे, क्योंकि 5 के जस्ट बाद 6 आता है, अगर मैं 6 लेता तो मैं इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, तो मेरे पास 6 2 12 6 1 6। कई वैसे तो ये छोटा नंबर है, डिफिकल्ट ये भी नहीं है, बट क्या है बच्चे कई बार गलती कर देते हैं मल्टीप्लाई करते वक्त। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय अब जब इन हरी होते हैं, जल्दी में होते हैं, तो क्या करते हैं 2 को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई मान देते, गलती से कर देते हैं, 14 लिख देते हैं, 7 के साथ मल्टीप्लाई करके, या 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 16 लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, वो जहां पे चांसेस नहीं रहते हैं। जस्ट हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इजी हो जाता है, इसलिए मैंने 10 चूज किया। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, तो आपकी चॉइस है, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर है हमारे पास 3। इसको भी 10, जिसको ऊपर वाले के साथ किया उसी के साथ नीचे वाले को भी करना है। दोनों नंबर्स को सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। 3 इंटू 10 बिकम्स 30 और 1 इंटू 10 अगेन बिकम्स 30। हमें कितने चाहिए, 5 नंबर चाहिए इनके बीच में। तो मैंने 20 के बाद यहाँ पे न्यूमिनेटर में देखो 20 के बाद क्या आता है 21 काउंटिंग में, और नीचे क्या है इनके 10 10 चल रहा है, तो 10 10 चलने देना है। 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10। देखो उन्होंने 5 मांगे थे, 5 नंबर आगे मेरे, है ना, तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। अदरवाइज उन्होंने ज्यादा पूछे होते तो 30 तक अभी भी मेरे पास कुछ और नंबर्स हैं, तो मैं आगे और कुछ नंबर्स भी लिख सकता था। और अगर उन्होंने मुझे पूछा होता है 9 नंबर्स या 8 नंबर्स पूछे होते, तो इजीली मैं इसके बीच वाले बाकी के नंबर्स अभी लिख सकता हूँ, है ना, 8 या 9 तक, क्योंकि मेरे पास 10 डिजिट्स में निकाल चुका हूँ, तो मेरे पास इनके बीच में 9 नंबर्स अवेलेबल हैं। तो उन्होंने 5 ही पूछा, तो ये आ गया मेरा आंसर। ये लिख के आर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो आपके डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं अगर आप किसी और नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सभी के आंसर्स ऐसे ही आएंगे, कुछ भी डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, बट आपके जो मेथड है सॉल्व करने का वो सही रहना चाहिए, आपके आंसर्स जो मर्जी आए। नेक्स्ट आ जाता है अगर दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है, करना फिर भी ऐसे ही है, इसमें नहीं दिए थे इसमें दिए हैं बस। इस केस में भी 6 है मेरे पास, 6 से बड़ा मैंने कोई नंबर लेना है जो मुझे लगता है कि इजीली मल्टीपल मैं कर पा रहा हूं, वो अगेन मैं 10 ले लेता हूं। ठीक है, लेने को 6 के बाद 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है, लेने को 8 9 और 10 तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपके लिए या मेरे लिए 10 के टेबल को यूज करना इजी होगा, क्योंकि 10 का टेबल बहुत इजीली सभी को आता होता है। तो इस केस में भी मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, MND। M स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई एंड D स्टैंड फॉर डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ नंबर्स बाय मैं अगेन 10 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे 10 का टेबल इजी लग रहा है, इसके बाद 10 का टेबल इजी है। ठीक है, गलती होने के चांसेस 0% रह जाते हैं। तो अगेन मैंने दोनों नंबर्स को विद 10 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 20/70 आ रहा है। दूसरा नंबर 3/7 था मेरे पास, इसका भी मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 30/70 आ गया। इसके बीच में 6 नंबर पूछे थे, तो मैंने वैसे ही सेम जैसे इसमें किया था 21/70। बस उस केस में बाय 10 10 चल रहा था, इसमें नीचे 70 70, तो नीचे 70 70 चलता रहेगा। 22/70, 23/70, 24/70, 25/70, 26/70। मेरे 6 नंबर हो गए कंप्लीट ब्रैकेट डाल के। वैसे तो मेरे पास और भी थे, पर मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मुझे 6 नंबर पूछे गए थे, 6 नंबर मैंने बीच में से निकाल दिए। अब मैं लिख सकता हूं दीज आर द नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/7। तो दीज आर द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/7। नीचे बाकी की लाइन कंप्लीट कर देनी है। ये आपने नोट करना है अपनी नोटबुक्स में,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने मैंने जो बताया अगर आपकी बुक में नहीं था तो आपने नोट नहीं करना, कर लेना, आगे काम आएगा। ठीक है, लास्ट जो मैंने बताया था थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, पहले हमें बेसिस बराबर करने पड़ेंगे। जैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वक्त बेसिस को पहले बराबर किया करते थे, इसमें भी ऐसे ही करना है। एलसीएम लेना पहले आपने 3 और 4 का, तो यहां पे हमारा एलसीएम आ रहा है 12। पहले आपने डिनोमिनेटर से बराबर करने हैं, जैसे हम उसके प्लस या माइनस वाले केस में किया करते थे। तो मैंने डिनोमिनेटर को और 12 बनाना है, तो कैसे बनेगा, व्हेन आई विल मल्टीप्लाई इट विद 4, दोनों को ऊपर और नीचे 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई विल गेट 8/12। और दूसरे नंबर को भी मैंने नीचे 12 बनाना है, तो अब मैं क्या करूंगा, विद मल्टीप्लाई इट विद 3, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, देन 3 3s are 9 एंड 4 3s are 12। अब मेरे पास जो न्यू नंबर्स आ गए हैं आफ्टर मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम, दैट आर 8/12 एंड 9/12। ठीक है, तो जो ये अभी न्यू नंबर्स आए हैं इनके बेसिस सेम है, इनके बेसिस भी सेम थे। तो अभी जस्ट जैसे इसको किया हमने सॉल्व, वैसे ही इसको भी करना है। ध्यान ये रखना है, आपने पूछे कितने गए नंबर वो ध्यान में रखना है, ना कि डिनोमिनेटर में क्या है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि यार इस शायद डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे आगे वाला नंबर देखना होता था, 10 है ना, 7 के बाद 10 आ रहा है, तो बच्चे कई क्या करते हैं 12 के बाद 15 या 20 लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने ये ध्यान में रखना है पूछे कितने गए हैं, 2 पूछे गए हैं। 2 के बाद आपको कौन सा टेबल इजी आता है, 3 वाला आता होगा ऑब्वियसली, तो आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो सकती है, 4 वाला कर लो, 5 वाला ही कर लो, 5 वाला तो बहुत इजी होता है, तो आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। शर्त यह है कि जितने भी नंबर पूछे गए हैं उससे एक नंबर एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए, एक नंबर एटलीस्ट बड़ा होना चाहिए। उससे आगे वाला भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं भी एक ही होना चाहिए। जिसका उससे कोई भी बड़ा नंबर हो जिसका टेबल आपको इजीली आता है, तो आप वो नंबर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके उनके बीच वाले रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। सो होपफुली आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। सो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। और इसके रिलेटेड हम एक्चुअल में जो हम करने वाले हैं वो दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिसके रिलेटेड हम बोल सकते हैं, वो अभी एक्सरसाइज में है। इसके रिलेटेड एक्चुअल में क्वेश्चंस, अभी जो हम एग्जांपल्स करने वाले हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो स्टेटमेंट समझा एक्चुअली, तो पहले हम वही कर लेते हैं। इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। मैं एग्जांपल्स बोल देता हूं आपको, तो आप दिखा भी दूंगा नो डाउट आपको वीडियो में, पहले मैं दिखा भी दूंगा कि क्या है एग्जांपल, तो आपने उसके हिसाब से जो जैसे मैं करवाऊंगा वैसे आपने सॉल्व कर लेना है। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर एग्जांपल्स। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हम अपनी एग्जांपल्स की ओर मूव ऑन करते हैं। तो एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, तो लेट मी फाइंड इट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास। A school library has a book in हिंदी। वैसे ये एग्जांपल मैं आपको पहले शो भी कर देता हूं। तो होपफुली देख ली होगी आपने, पर मैं बोल भी देता हूं साथ में। A school library has books on Hindi, Maths, Science, Social Science and English. 1/7 of all books are Hindi, 1/6 are Math, and 1/12 are English, and 3/7 are Social Science. If there are 6,132 books in all, find the number of books in each subject. तो हमारे पास हर सब्जेक्ट की कुछ पर्टिकुलर रेशियो में बुक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल 26। हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, है ना, उसको बताया गया भी कितना कितना पोर्शन है वो, है ना, टोटल बुक्स का। तो सबसे पहले टोटल बुक्स पता होनी चाहिए। टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास, दैट आर 6,132। और उन्होंने बताया कि हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक है, जैसे कि मैं एक सॉल्व करके बताता हूं, आपने बाकी निकाल लेने। जैसे कि हिंदी की बुक जो है, हिंदी बुक्स आर दैट आर 1/7 ऑफ टोटल बुक्स, ठीक है। टोटल बुक्स का 1/7 पार्ट है ऑफ हिंदी बुक्स। ऑफ का मतलब क्या हुआ, वी विल राइट मल्टीप्लाई इन दिस केस, in place of 7 in place of I will write multiply,
कटिंग वगैरह कर दो, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिंदी। हिंदी की बुक्स आ जाएंगी, है ना। तो 7 के टेबल पे काटते हैं, 7 8 जार 56, ठीक है, एंड 5 बच रहा है, 7 7 जार 49, 4 बच रहा है, 7 6 जार 42। सो हमारे पास 876 हिंदी की बुक्स है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ऐसे यहां पर नंबर ऑफ हिंदी बुक्स ऐसे निकालना है। इसी तरह से आपने नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स निकालनी है। मैथ्स बुक जो है वो है 1/6 ऑफ दीज बुक्स, ठीक है, ऑफ लिख देता हूं यहां पे। और इसी तरह से नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, ठीक है, वो हमें दी गई है 1/12 ऑफ, यही नंबर है ना। और इसी तरह से हमें सोशल साइंस की बुक्स दी गई हैं, नंबर ऑफ सोशल साइंस बुक्स दैट आर 3/7 ऑफ 6132। तो सेम करना वैसे ही है, बस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड कटिंग वगैरह जो भी है, ठीक है। और एक और चीज है, नंबर ऑफ सोशल साइंस होगी एंड नंबर ऑफ साइंस बुक्स रह गई हैं, क्योंकि इनकी रेशियोज दी हुई थी, नंबर ऑफ साइंस बुक की नहीं दी हुई। इसकी रेशियो बताई नहीं हुई, तो कैसे निकालेंगे हम? सभी की यहां से इसकी बुक्स भी निकाल लेंगे, इसकी भी निकाल लेंगे और इसकी भी निकाल लेंगे कटिंग वगैरह करके। तो हमें हमारे पास जो हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस इनका ही सेट था, ठीक है। टोटल 6132 बुक्स हैं। इनमें से सभी बुक्स बाकी जो हमने निकाल ली उनको माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास साइंस की बुक्स आ जाएंगी। तो हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है इनमें से? ये सभी, पहले इसका लिखना है, फिर आपने फिर ऐड करके जो इसका आंसर आएगा वो लिखना है, फिर इसका आंसर जो आएगा ऐड करके आगे वो लिखना है, आफ्टर दैट सोशल साइंस वाले का वो लिखना है। जो सभी के चारों के जो आंसर्स आएंगे सभी को ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द टोटल बुक्स, तो आपके पास साइंस की बुक्स आ जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है खुद ब खुद। अगर नहीं हो पाएगा देन आई विल एक्सप्लेन कि कहां से आपको दिक्कत आ रही है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो बता देना मुझे, ठीक है। तो साइंस की बुक्स पता चल गया। टोटल बुक्स में से आपने जो बाकी सभी बुक्स निकाल ली होंगी ना, पहले यहाँ पे कटिंग वगैरह करके जो जो भी आपके आंसर आएंगे सभी को ऐड कर लेना, यहाँ पे लिख देना, माइनस कर देना है फ्रॉम द टोटल बुक्स, तो आपके पास साइंस की बुक्स आ जाएंगी, क्योंकि इसकी रेशियो में बताई नहीं गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल है उसकी ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उसकी ओर मूव ऑन करते हुए, द डायमेंशंस ऑफ अ रूफ ऑफ अ रूम आर इज 4:4 3/4 मीटर। एक रूम की रूफ मतलब छत, छत कैसी होती है? छत कुछ ऐसी होती है। उसके डायमेंशंस मतलब दो ही डायमेंशंस होंगे, रेक्टेंगुलर शेप है तो एक लेंथ होगी उसकी, एक ब्रेड्थ होगी। तो सपोज हमें जो लेंथ दी गई है दैट इज 4:3/4 मीटर, ये हमें लेंथ दी गई है, बाय 6:2/7 मीटर ये सपोज ब्रेड्थ दी गई है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ द रूफ। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले तो लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, दो डायमेंशन होते हैं, दो ही हमें दोनों ही गिवन है। तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रूफ, जिसको हम L ले लेते हैं, दैट इज हमें दिया गया है 4:3/4 मीटर। मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल में चेंज करो, 4 4 16 + 3 19/4 मीटर। एंड इसी तरह से हम ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करेंगे, 6:2/7 7 6 42 + 4 दैट इज 44/4, ठीक है, सॉरी 44/7, ठीक है। तो ये आ जाएगी मीटर्स में। हमें फाइंड आउट क्या करने को बोला गया है? दैट इज एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है। एरिया ऑफ रूफ, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वही एरिया ऑफ रूफ होगा, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है हमारे पास 19/4 इंटू ब्रेड्थ क्या है 44/7। तो सिर्फ देखा जाए तो ये ही कट हो रही है, ठीक है।
सो आपका 19 into 11 by 7 that will be your answer. That will be 209 upon 7 स्क्वायर मीटर, या मीटर स्क्वायर लिख लो या स्क्वायर मीटर लिख लो, एक ही बात है। मीटर स्क्वायर में आपका एरिया आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था ना, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारी ये थी एग्जांपल 27। आगे वाली एग्जांपल भी करते हैं। What should be divided by -7 by upon 5 to get 21? ठीक है, एग्जाम्पल 28। ठीक है, What should be divided by -7 upon 5? -7 upon 5 के साथ क्या डिवाइड करें टू गेट 21 आ जाए हमारे पास। तो जैसे जैसे बोल रहा था स्टेटमेंट वैसे वैसे लिख लेनी है। What should be divided by -7 upon 5 कि 7 upon 5 को किसके साथ डिवाइड करें ताकि हमारा आंसर 21 आ जाए। ठीक है, इस केस में देख सकते हैं आप कि जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था कैसे करना है। पहले तो आप डिवाइड को मल्टीपल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, x था 1/x लिख दिया, ये x डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीपल में होगा और इट विल बी रिटन एज लाइक दिस 21 into x। और 21 और x अब मल्टीपल में आ गए तो दैट मींस 21 को मैं इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आएगा तो दैट डिवाइड में तो ऑलरेडी 5 है, उसके साथ लिख दूंगा मल्टीपल में। डिवाइड में ऑलरेडी 5 है तो उसके साथ मल्टीपल में 21 लिख देंगे ताकि हाँ भाई तू पहले था यहाँ पे, मैं भी आ गया तेरे साथ नीचे। बस यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, 7 3 21। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर 1 बच रहा है, -1 5 3 15, -1/15 विल बी द वैल्यू ऑफ x। और ये चीज जो है ना x, ये नंबर जो हमें नहीं बताया गया था, ये अपने जैसे पहले हम करते हैं लेट द मिसिंग नंबर इज x, या फिर द नंबर दैट वी नीड टू फाइंड आउट इज x। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे आपने लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक ही एग्जांपल रह गई है। बहुत ही इजी एग्जांपल है। एग्जांपल है हमारे पास 29। पहले फिर थोड़ी जगह बना लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है और वीडियो भी हमारी यहीं पे खत्म करेंगे हम, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी दैट विल बी ऑन द एक्सरसाइज 1.5। ठीक है ना। तो एग्जांपल जो हमारी लास्ट एग्जांपल है इसमें दैट इज द 29th एग्जांपल। वो क्या है, नीरज गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 75% इन हिज बिजनेस। नीरज को 75% का प्रॉफिट हुआ बिजनेस में। ही डोनेटेड हाफ ऑफ इट टू चैरिटी। जो उसको प्रॉफिट हुआ उसका हाफ मनी उसने चैरिटी में दे दिया, मतलब कि डोनेट कर दिया। इफ ही हैड इन्वेस्टेड 1 लाख, अगर उसने 1 लाख रुपया लगाया था। अब इन्वेस्टेड मनी अब पता चली, प्रॉफिट बाद में निकलेगा ना, पहले इन्वेस्टेड मनी पता होनी चाहिए। द मनी इन्वेस्टेड बाय नीरज, कितनी मनी इन्वेस्ट की उसने, 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख इतने होते हैं, है ना। इसके ऊपर उसने 75% प्रॉफिट गेन किया, तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे। फॉर 75% पहले निकालो, कितना होता है ऑफ किसका, 1 लाख का। जितनी मनी उसने लगाई उसका 70% 5% उसने गेन किया ना। परसेंट को कैसे लिखते हैं, डिवाइड बाय 100 करके, ऑफ का मतलब 100। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और बाकी सेम चीज। वैसे ही परसेंटेज को हम ऐसे निकाल 75/100 लिख देते। तो जो 2 जीरोस कट गए, उसने कितना गेन किया, 75 into 1000, 75,000 रुपीज उसने प्रॉफिट लिया। प्रॉफिट का आगे बता रहे हैं कि हाफ उसने चैरिटी को डोनेट कर दिया। मनी डोनेटेड टू चैरिटी, चैरिटी को कितना डोनेट किया, हाफ ऑफ प्रॉफिट। जो उसको प्रॉफिट हुआ उसका हाफ मनी उसने डोनेट कर दिया। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, इतना। ठीक है, इसका भी हाफ कर देंगे, 2 3 6
है ना, 2 7 14, 2 5 तो 37,500 रुपीज उसने डोनेट कर दिए। ठीक है, तो द मनी डोनेटेड तो उसने कितना प्रॉफिट लिया, इतना डोनेट कितना किया, इतना, यही पूछा गया था एंड में, व्हाट वाज द प्रॉफिट एंड हाउ मच डिड ही डोनेट। तो यही था हमारा जो अभी तक का जो हम करना चाहते थे, जो मैंने आपको बताना चाहता था। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पे खत्म करते हैं, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन, और होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे समझ नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो बच्चे मेरे से स्कूल में पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस मैं उनकी ले ही रहा हूँ, तो वहां पे भी आप पूछ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम दिस चैनल ओनली, और वो एक्चुअल में इस बुक को नहीं फॉलो कर रहे थे या सॉल्व नहीं कर रहे थे, बट जस्ट समझने के लिए फॉलो कर रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट लेके वहां से पूछ लीजिए कि ऐसे कैसे हुआ या क्या कैसे होगा ये आगे, तो मैं आपको बता दूंगा। सो आज की जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म करते हुए, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आगे जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स एट द एंड। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।